Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you very much. Uh, तो आज हम लोग एक बार थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिस्कस करते हैं। थर्मल पावर प्लांट या फिर पावर जनरेशन को जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, डिटेल में। बहुत बढ़िया से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो कि ये थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। थर्मल पावर प्लांट, का मतलब क्या है? थर्मल मतलब थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट। तो यहां पे भी हीट यूटिलाइज करके, हीट से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उस टाइप के पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पावर प्लांट बोल रहे हैं ना। पावर प्लांट मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के सामने? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो थर्मल पावर प्लांट को समझने से पहले हम देखते हैं कि पावर प्लांट क्या होता है। भाई, पावर प्लांट होता है ऐसा इंडस्ट्री जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटी में, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को डेवलप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब अब कोई भी सामान आप बनाते हो तो बेचोगे कहीं पे, कहीं पे यूटिलाइजेशन होगा। तो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। तो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कहां पे करते हैं उसके ऊपर बेस करके हम क्या बोल रहे हैं कि जो पावर प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के पावर प्लांट होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट, सीपीपी, मतलब कैप्टिव पावर प्लांट। और दूसरा होता है आईपीपी। आईपीपी मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। अब कैप्टिव क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है? कि भाई, जो कैप्टिव पावर प्लांट होता है ना, वो खुद से पावर जनरेट करता है और अपने ही किसी इंडस्ट्री में खर्च कर रहा है। मतलब मेरा पकड़ लो, एक स्टील इंडस्ट्री है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर फेरो एलॉयज का प्लांट है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा हुआ है वहां पे। उस फर्नेस को, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसको चलाने के लिए मुझको बहुत सारे पावर की जरूरत है। उस पावर को जनरेट हम खुद करेंगे और खुद ही यूटिलाइज कर लेंगे। इस टाइप का पावर प्लांट जो होता है, उस पावर प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं, सीपीपी। ठीक। और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट क्या है? जो पावर प्लांट पावर जनरेट करके ग्रिड में सप्लाई करता है। कहां पे सप्लाई करता है? ग्रिड में सप्लाई करता है। ठीक है। तो हम सबको पता है ना कि इलेक्ट्रिकल पावर कहां पे जाती है? पावर ग्रिड से पूरा का पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रिड में बाद में आते हैं। हम लोग पावर प्लांट को समझ रहे हैं। पावर प्लांट में पावर जनरेट करेंगे और ग्रिड में सप्लाई कर दिया तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। इसके साथ कोई दूसरा प्लांट एसोसिएट नहीं। कैप्टिव पावर प्लांट या फिर यूटिलिटी वो पावर प्लांट है जो खुद पावर जनरेट करता है और अपने ही मशीन्स को चलाने में पावर को खर्च कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट। अब इलेक्ट्रिकल पावर है तो भाई बनाएंगे कहां से, कैसे बनाएंगे? हमको एक चीज पता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो एनर्जी हम बना नहीं सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे कहां से? तो हम क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट हम क्या क्या टाइप का पावर प्लांट बोलेंगे? नंबर वन, हाइड्रो या फिर हाइडल पावर प्लांट। नंबर टू, थर्मल पावर प्लांट। नंबर थ्री, विंड पावर प्लांट। नंबर फोर, सोलर पावर प्लांट। नंबर फाइव, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस टाइप से बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट, कि आप एनर्जी कहां से ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स बोलते हैं। इसको और कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट्स।
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आप सबको पता है, रिन्यूएबल मतलब जो खत्म नहीं होगा, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो अब बताओ मेरे को, हाइड्रो या फिर हाइडल पावर प्लांट जो है वो रिन्यूएबल पावर प्लांट है कि नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट है? हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रहा है कि नॉन रिन्यूएबल है? एनीवन? देवांजन, हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? सर रिन्यूएबल सर। रिन्यूएबल है। थर्मल, थर्मल पावर प्लांट्स रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल होगा। अच्छा। विंड, रिन्यूएबल। सोलर, रिन्यूएबल। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। चलो कंफ्यूजन है। तो देखो, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, सोलर, विंड, ये सबको पता है कि रिन्यूएबल पावर प्लांट्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो खत्म नहीं हो रहा है। अब थर्मल पावर प्लांट रिन्यूएबल होगा कि नहीं होगा, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आप फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हो। अब थर्मल पावर प्लांट में आप फॉसिल फ्यूल अगर यूज कर रहे हो, जैसे कि कोल हो गया, या फिर कोई भी जो फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल हो गया, ठीक है, गैस हो गया, नेचुरल गैस, तो ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट बायोमास, बैगेज फायर, तो बायोमास जो है वो क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर मैं बायोमास जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं तो वो मेरा रिन्यूएबल एनर्जी होगा। तो थर्मल में रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर में कंफ्यूजन है कि न्यूक्लियर अभी, ये तो कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो तो खत्म होगा, बट ये खत्म होते होते काफी लंबा टाइम लगेगा, है ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट्स में के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी से वो खत्म होने वाला है नहीं। ओके एवरीवन, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। सो अभी देखो कि किसी भी पावर प्लांट में जब जाते हैं ना, तो वहां पे पावर प्लांट में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। थर्मल पावर प्लांट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सामने एक चार्ट मैंने प्रोड्यूस किया है कि उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पावर प्लांट है, थर्मल है, तो उसमें फ्यूल लगेगा। जैसे हमने अभी बोला कि हमारा क्या हो सकता है, फ्यूल हो सकता है कि हम कोयला जला रहे हैं, हम कोई तेल जला रहे हैं, हम कुछ गैस जला रहे हैं। तो अगर हम कोल पावर प्लांट, सबसे ज्यादा पावर प्लांट्स क्या है आज के डेट में, तो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो फ्यूल जो है वो अगर कोयला है, तो उस कोयला को हैंडल करने के लिए कुछ एक डिपार्टमेंट चाहिए, उसको हम बोलेंगे फ्यूल हैंडलिंग प्लांट। इन जनरल बोला जाता है CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोयला है तो कोल हैंडलिंग प्लांट। तो बाकी चीजों में हम बाद में जाएंगे कि KPI क्या होता है और प्रोसेस इंडिकेटर्स क्या है, इसमें अभी नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं। एक तो हो गया मेरा CHP, दूसरा हो गया DM प्लांट, कि भाई पानी चाहिए होता है तो डिमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, तो DM प्लांट चाहिए हमको। पानी से बनाएंगे तो बॉयलर चाहिए, है ना, बॉयलर से स्टीम बनेगा, फिर टरबाइन में यूज करेंगे तो एक टरबाइन चाहिए, एक जनरेटर चाहिए। तो ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं एक थर्मल पावर प्लांट में। और इसका जो डिटेल्स है ना कि KPI मतलब होता है की पैरामीटर इंडेक्स, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट करते हैं
तो जनरेट करते कैसे हैं? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं पानी से भी करंट आ रहा है, ये मेरा हवा से भी करंट आ रहा है, न्यूक्लियर से भी करंट आ रहा है, तो आ कैसे रहा है करंट, जनरेट कैसे करते हैं? जब दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम करेंगे कैसे, तो एक ही डिवाइस है, द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? Generator. यस, तो इट इज कॉल्ड जनरेटर, या फिर हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटर। जो एसी एसी जनरेटर होता है उसको बोला जाता है ऑल्टरनेटर, इसी Alternate. जनरेटर को हम बोलते हैं जनरेटर। Generator. अब उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई, कैसे जनरेट कर लेता है? तो इट इज वेरी सिंपल। हाँ, आज के डेट पे बड़े वेरी सिंपल ही बोलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों के पास इतना सारा सोर्सेस है। तो जनरेट कैसे करते हैं? whenever flux linked with a coil changes, an EMF is induced in the coil, and if the circuit is closed, then current starts flowing within that circuit. ये किसका प्रिंसिपल था, किसका लॉ था? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी कॉइल, if it varies with respect to that coil, either in space or time, then an induced EMF is generated within that coil. तो ये किसका लॉ था? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कंडक्टर रख लो, एक कॉइल रखो, और उसमें एक मैग्नेट ले लो, घर पे ही आप करके देख सकते हो, एक मैग्नेट ले लो, और मैग्नेट को अगर बहुत स्पीड में अगर उसके चारों तरफ से घुमाओगे, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो क्या मिलेगा आपको? आपको ईएमएफ मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे या फिर दूर लेके जाओगे, तो अगर फ्लक्स चेंज होता है, तब जाके आपका जनरेशन होगा। तो हमको पता चल गया कि भाई ये फॉर्मूला क्या है, कैसे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, है ना? तो पावर जनरेट करने के लिए हमको बनाना है जनरेटर, और जनरेटर का प्रिंसिपल हमको पता चल गया कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी कॉइल में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड है जहां पे हम अपने कॉइल को रखेंगे, है ना? और एक कॉइल चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को एवरीवन? Yes, sir. तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और उस फील्ड में एक कॉइल रख के ना, कॉइल को घुमा देंगे या फिर फील्ड को घुमा देंगे। अगर फील्ड स्टैटिक है तो कॉइल को घुमाना पड़ेगा, अगर कॉइल स्टैटिक है तो फील्ड को घुमाना पड़ेगा। दोनों को नहीं घुमाते हैं, और दोनों अगर स्टैटिक होगा तो फ्लक्स कटेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा नहीं, है ना? अब बात है कि भाई मुझको तो ये पता चल गया कि एक कॉइल ले लूं और एक मैग्नेटिक फील्ड बना लूं, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लूंगा। लेकिन वो फील्ड और वो मैग्नेट और ये कॉइल मिलेगा कहां? तो जब मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं, तो मैग्नेट को ढूंढने के लिए हम जब निकलेंगे तो देखेंगे कि भाई नेचर में मैग्नेट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। और जो नेचुरल मैग्नेट है ना, उस मैग्नेट को क्या बोला जाता है? नेचुरल मैग्नेट का नाम बताओ, क्या बोलते हैं हम लोग? एनीवन? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट को बोलते हैं मैग्नेटाइट, या फिर लोडस्टोन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। तो मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट आया है, जो आयरन का ओर होता है Fe3O4। ओके, अब इस मैग्नेट को हम क्यों यूज नहीं करते हैं? नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? कॉस्टली होता है, बल्कि होता है, वेटी होता है, बहुत ज्यादा वेट होगा उसका, और उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है ना, वो फील्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता रहेगा, इसलिए हम लोग मैग्नेटाइट को यूज नहीं करेंगे।
तो दूसरा रास्ता क्या है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। आर्टिफिशियली मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? उसमें भी दो तरीके का मैग्नेट आ जाएगा, एक तो परमानेंट मैग्नेट होगा, एक टेम्पररी मैग्नेट होगा। अब मैग्नेट बनाने के लिए मेरे हाथ में दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप मैग्नेटिक फील्ड में ना कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दो कुछ देर, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे कि लोहे का टुकड़ा ले लिया और किसी मैग्नेट के ऊपर चिपका दिया, थोड़ा देर बाद देखते हैं कि लोहा खुद एक मैग्नेट बन गया है। तो उस टाइप से हम बना सकते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिस जो क्या करता है कि अपने मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन को एक तरफ एक डायरेक्शन में सेट कर लेता है, तो ये खुद एक मैग्नेट बन जाता है। इसे बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। और दूसरा होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं, वो फिर से छोड़ देगा, है ना। इनके अलावा एक और प्रोसेस हम कर सकते हैं, और वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि कहीं पे भी कोई भी जो क्या कहते हैं इसको, कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और ये ओर्स्टेड ने हमको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि भाई कोई भी एक कंडक्टर ले लो और उसको उसके थ्रू करंट पास करो, तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो हम हमारा पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमने देखा अपने को जनरेटर बनाना है। जब जनरेटर ही बनाना है तो उसका प्रिंसिपल को समझते हैं। भाई प्रिंसिपल क्या है कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर के साथ चेंज कर देना तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो मैग्नेट मिलेगा कहाँ पे? तो हमने देखा मैग्नेट नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल मैग्नेट में दिक्कत है तो आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल कैसे बनाएंगे? किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करो भाई, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बड़ा आसान है। तो अभी हम ये कंक्लूजन पे आ गए कि हमारे पास दो कॉइल होने चाहिए। एक कॉइल जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और दूसरा कॉइल जिसमें जिसको हम आर्मेचर बोलेंगे, जिसमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो ये दो कॉइल चाहिए आपको। तो एक ऑल्टरनेटर आपके सामने है। यहाँ पे दो चीज होंगे, एक होगा स्टेटर और एक होगा रोटर, क्योंकि अपने को घुमाना है, फ्लक्स को घुमाना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटर को के केस पे हम फील्ड को घुमाए कि आर्मेचर को घुमाए, ये बड़ा बड़ा सवाल हो गया। देखो हम लोग बना रहे हैं जनरेटर, ठीक है, तो हमने मैग्नेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि भाई कॉइल होने से ना मैं मैग्नेट बना सकता हूँ। तो दो कॉइल लेके आ गए। अब मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि हम लोग रोटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाए कि स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाए? एनीवन? दो कॉइल है, एक रोटर है एक स्टेटर है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनाएंगे और वोल्टेज किसमें जनरेट करेंगे? सर रोटर में मैग्नेटिक फील्ड है। रोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। कैसे कंक्लूड करें इस चीज को? तो देखो, फॉर ऑल्टरनेटर, ये इसका जवाब देना मेरे को कि फॉर ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर, द करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर मतलब क्या? जिसमें वोल्टेज जनरेट होता है, वो कॉइल है ना। तो द करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल ऑफ द आर्मेचर इज, किस टाइप का करंट प्रोड्यूस होता है, एसी की डीसी? डीसी। ऑल्टरनेटर बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के केस में जो करंट प्रोड्यूस होगा कोयल में, वो कोयल आर्मेचर का जो आर्मेचर में जो करंट आएगा वो करंट एसी टाइप होगा कि डीसी टाइप होगा?
एसी सर। एसी टाइप होगा। ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया। फॉर डीसी जनरेटर द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल ऑफ द आर्मेचर इज, इस टाइप का होगा, एसी होगा कि डीसी होगा? बोलो। डीसी जनरेटर के आर्मेचर का जो कॉइल है, कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एसी होगा कि डीसी होगा? डीसी। एसी होगा। अब ये क्या बात हुई भाई कि ऑल्टरनेटर भी एसी करंट बना रहा है और जनरेटर भी एसी करंट ही बना रहा है। यस एग्जैक्टली। देखो, जब कभी भी ना आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हो, किसकी बात कर रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, क्योंकि या तो आप फ्लक्स को घुमा रहे हो या फिर आप कोयल को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि चाहे वो ऑल्टरनेटर है या फिर जनरेटर है, दोनों ही केस में जो करंट उसके आर्मेचर पे डेवलप होगा, जो ईएमएफ उसके आर्मेचर पे डेवलप होगा, वो एसी टाइप होगा। फिर हम उसको डीसी कैसे बनाते हैं? डीसी बनाने के लिए हम लोग कोम्यूटेशन करते हैं, कोम्यूटेटर लगाते हैं। तो डीसी जनरेटर जो है ना, डीसी जनरेटर इज नथिंग बट एसी जनरेटर प्लस कोम्यूटेटर। ठीक है, ये कोम्यूटेशन प्रोसेस, इसमें नहीं जा रहे हैं अभी। तो कोम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी बना देता है। समझ में आया बात? सो फॉर डीसी जनरेटर फील्ड का स्टैटिक होना और आर्मेचर का घूमना जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है। फॉर डीसी जनरेटर क्या है? आर्मेचर का घूमना जरूरी है और फील्ड का स्टैटिक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आर्मेचर स्टैटिक होगा तो हम कम्यूटेशन नहीं कर पाएंगे। तो कम्यूटेशन के लिए हमको आर्मेचर को घुमाना ही पड़ेगा। वो कम्यूटेशन प्रोसेस बाद में कभी समझाऊंगा, अभी नहीं तो थीम अलग हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस सर। एवरीवन? तो ये तो पक्का हो गया कि भाई फील्ड स्टैटिक चाहिए मुझको जनरेटर, डीसी जनरेटर के केस में। लेकिन एसी जनरेटर के केस में ना इस टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। आप फील्ड को घुमाओ या आर्मेचर को घुमाओ, दोनों ही केस में एसी जनरेशन होगा मेरा। बट वी प्रेफर रोटेटिंग फील्ड एंड स्टैटिक आर्मेचर। उसके कई सारे कारण हैं कि रोटेटिंग फील्ड क्यों प्रेफरेबल है और स्टैटिक आर्मेचर प्रेफरेबल है। ये इसलिए है कि अगर हम आर्मेचर को स्टैटिक रखते हैं ना, तो आर्मेचर में करंट जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत हाई करंट प्रोड्यूस होगा और हाई वोल्टेज होगा। तो हाई करंट अगर प्रोड्यूस करना है तो उसका कंडक्टर का साइज बहुत मोटा होगा, नंबर वन। नंबर टू, उसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और किसी भी चीज, रोटेटिंग चीज को ठंडा करना थोड़ा मुश्किल होगा rather देन स्टैटिक। तो स्टेटर को हम ठंडा कर सकते हैं इजीली, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टेटर में ही अपना आर्मेचर लगाएंगे ऑल्टरनेटर के केस में। देखो, आप लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं आए तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिपीट होगा और एक बार अगर पूरा नहीं समझेंगे तो फिर पकड़ नहीं पाओगे, एक एक चीज में ही अटक जाएंगे। ठीक है, इसलिए सुनते रहो बस, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है और जोर भी लगाना नहीं है, आराम से समझ समझ में आएगा। ओके, अब क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई ये हो गया फाइनल कि जो मेरा आर्मेचर है ना, वो आर्मेचर को स्टैटिक रख देते हैं और फील्ड को घुमाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर ऑल्टरनेटर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्साइटेशन वोल्टेज जो है वो रोटर में दे। जैसे ही हमने रोटर में का जो फील्ड कॉइल है उसमें एक्साइटेशन वोल्टेज लगाया, उसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब एक्साइटेशन वोल्टेज हमेशा डीसी वोल्टेज होता है,
तो डीसी वोल्टेज हमने एक्साइटेशन दिया तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब स्टैटिक फील्ड अगर है और कॉइल जो है मेरा आर्मेचर वो भी स्टैटिक है तो इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो जब करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर क्यों बनाया भाई ऐसा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा ना, अपने को इस रोटर को घुमाना पड़ेगा। रोटर को अगर घुमा देते हैं तो ये जो फील्ड है इसके अंदर का वो फील्ड क्या होगा, घूमने लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके अंदर का फील्ड है और फील्ड स्टैटिक था, अब फील्ड घूमने लगेगा। जब फील्ड घूमेगा तो आर्मेचर का कंडक्टर को काटेगा, काटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एम आई क्लियर। Yes, Yes. sir. तो इसको घुमाए कैसे बताओ। नाउ द बिग चैलेंज इज टू रोटेट द रोटर ऑफ द ऑल्टरनेटर, है ना। इतना भारी भरकम ऑल्टरनेटर होगा, टन्स में होगा, इसको घुमाएंगे कैसे। एनीवन। क्या चीज लगाए ताकि हम रोटर का ऑल्टरनेटर को घुमा सकते हैं। बोलो बोलो, क्या लगाए बोलो। अच्छा, घुमा किसी भी चीज को घुमाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मशीन यूज करते हैं बोलो। टू रोटेट एनीथिंग व्हाट काइंड, व्हिच मशीन यू यूज। अरे क्या हो गया भाई। मुख्तार, मिदुल, Yes, sir. बोलो। किसी भी चीज को घुमाने के लिए कौन सा मशीन यूज करते हैं। अरे सिंपल है, दिन रात तो यूज करते ही हो, हर जगह पे यूज कर रहे हो, फिर क्या दिक्कत है। मोटर यूज करते हैं, है कि नहीं। मोटर क्या करता है, मोटर किसी भी चीज को पकड़ के घुमा देता है। आप फैन लगाओ तो फैन को घुमाएगा, पंप लगाओ तो पंप को घुमाएगा। मोटर का और कोई काम है क्या, उसका काम यही है, घुमाते रहो, है ना भाई। अब ऑल्टरनेटर का रोटर को घुमाने के लिए क्या मोटर लगा दे क्या। इतना बड़ा मोटर अगर लगाएंगे तो मोटर सारा पावर तो वो खुद खा जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव वे क्या है, मोटर का ऑल्टरनेटिव वे है टरबाइन। टरबाइन लगा सकते हैं, है ना। टरबाइन भी क्या करता है, टरबाइन का काम भी सेम है, वो घुमाता है कि नहीं। क्या लगाएंगे, टरबाइन लगाएंगे। पता है टरबाइन क्या होता है, निरंजन। व्हाट इज अ टरबाइन। टरबाइन एक मैकेनिकल मशीन है जो क्या करेगा, किसी भी टाइप का एनर्जी इनपुट को लेगा, मैकेनिकल एनर्जी लेगा और वो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो टरबाइन और मोटर का आउटपुट सेम है। क्या मिलता है दोनों से, दोनों से मिलता है मुझको काइनेटिक एनर्जी, घुमा देता है। तो हम एक टरबाइन के साथ ना अपना ऑल्टरनेटर को कनेक्ट कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि घुमा तो देगा, अब कितना आरपीएम पे घुमाए भाई, कितना स्पीड रहे, टरबाइन का क्या स्पीड रहे, ऑल्टरनेटर का क्या स्पीड रहे। तो आपको बता दूं कि टरबाइन का जो स्पीड होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, वो कुछ ऐसा ये नहीं है कि 1500 आरपीएम ही हो, ये उस टरबाइन के डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो टरबाइन का आरपीएम हो सकता है 3000 आरपीएम हो या फिर हो सकता है कि 13000 आरपीएम। तो अगर इतना वेरिएशन है आरपीएम में तो हम डिसाइड कैसे करें कि कितना आरपीएम में हमको घुमाना चाहिए।
तो ये टरबाइन डिसाइड नहीं करेगा कि कितना आरपीएम पे घुमाना है। कौन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है अपना फ्रीक्वेंसी। हम सबको पता है इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज मुझको रखना है तो स्पीड कितना होना पड़ेगा? तो हमको पता है 120 एफ बाई पी होता है, 120 एफ बाई पी होता है आरपीएम। ठीक है, तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग फील्ड का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो होगा पी डेल्टा एन बाई 120। तो वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं 120 एफ बाई पी करके। तो पी हो गया आपका नंबर ऑफ पोल्स। ऑल्टरनेटर के अंदर आप कितना पोल बना रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसमें पोल्स आएंगे, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो कितना पोल का ऑल्टरनेटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑल्टरनेटर के रोटर का स्पीड कितना हो। तो ये 120 एफ बाई पी है भाई। अगर मेरा नंबर ऑफ पोल्स 2 पोल है, पकड़ लो एक ही नॉर्थ पोल है और एक ही साउथ पोल है, तो 2 पोल का मशीन हो गया। 2 पोल का मशीन होगा तो स्पीड कितना हो जाएगा? 3000 आरपीएम पे आपको घुमाना है। अगर 4 पोल का अल्टरनेटर हुआ तो 1500 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा। अगर 6 पोल का अल्टरनेटर हुआ 1000 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा। 12 पोल का अल्टरनेटर हुआ तो 500 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स हम बढ़ाते जाएंगे स्पीड कम होता रहेगा, रोटर का स्पीड कम हो रहा है। क्लियर? अब क्या है, अभी आप एक्साइटेशन वोल्टेज लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्टैटिक, और उसके बाद आप नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर बेस करके आप ऑल्टरनेटर को घुमा दो उतने आरपीएम पे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। बात यह है कि हमको वोल्टेज कितना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया, फ्रीक्वेंसी कितना है भाई? फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा 50 हर्ट्ज, है ना? ये तो फिक्स कर दिया हमने। वोल्टेज कितना जनरेट करेंगे? ये जो अल्टरनेटर का से जो वोल्टेज निकलेगा वो कितना वोल्टेज में जनरेशन होगा? ये होगा 11,000 वोल्ट में। कितना? 11,000 केवी। ठीक है, वोल्टेज हमको चाहिए 11,000 वोल्ट। तो अगर मुझको अल्टरनेटर का रोटर को घुमाना है तो लगाना है टरबाइन। तो टरबाइन क्या है और टरबाइन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के टरबाइन हमको मार्केट पे देखने को मिलते हैं। एक होता है स्टीम टरबाइन, एक होता है आपका हाइड्रो टरबाइन, और एक होता है गैस टरबाइन। उसके अलावा और एक टरबाइन है जिसको हम बोलते हैं विंड टरबाइन या फिर विंड मिल, है ना? तो व्हाट इज टरबाइन? एनीवन? टरबाइन क्या है? जल्दी जल्दी से बताओ, टरबाइन क्या है? Turbine is a mechanical device that extracts energy from a flowing fluid and converts it into some useful work. टरबाइन क्या करता है? कोई भी एक फ्लोइंग फ्लूइड से, वो हो सकता है वाटर है, वो हो सकता है आपका स्टीम है, तो एक वर्किंग फ्लूइड चाहिए जो क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करेगा टरबाइन के ब्लेड्स में, और टरबाइन क्या करेगा? इसको काम में लगाएगा। कैसा काम? वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल या फिर हम बोले तो थर्मल एनर्जी इनटू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, सो टाइप्स ऑफ टर्बाइंस में अगर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, जैसे हमने जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे ही अगर हम टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल समझना चाहे तो हम बोलेंगे इंपल्स टरबाइन या फिर रिएक्शन टरबाइन। तो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर, या तो इंपल्स से घूमेगा या फिर रिएक्शन से घूमेगा। रिएक्शन टरबाइन एंड इंपल्स टरबाइन, 2 टाइप के टरबाइन होते हैं। और बेस्ड ऑन वर्किंग फ्लूइड,
अभी अभी हमने बताया कि ये एनर्जी ट्रांसफर कोई तो करेगा, तो कौन करेगा एनर्जी ट्रांसफर? वर्किंग फ्लूइड करेगी। वो फ्लूइड क्या होगा, उसके ऊपर बेस करके हम बोलते हैं कि हाइड्रो या फिर हाइड्रो टर्बाइन, हाइड्रो टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन एंड गैस टर्बाइन। हाइड्रो टर्बाइन में वाटर एक्ट्स एज वर्किंग फ्लूइड, स्टीम टर्बाइन में स्टीम एक्ट्स एज ए वर्किंग फ्लूइड, और गैस टर्बाइन में जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द नेचुरल गैस वो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है, गैस होता है, नेचुरल गैस। हाँ, और विंड टर्बाइन में होता है विंड वेलोसिटी। ठीक है, हमारा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा उसमें हम लोग स्टीम टर्बाइन को बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, और स्टीम टर्बाइन के ऊपर पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे स्टीम टर्बाइन को चलाना है, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और स्टीम जनरेट करने के लिए जो बॉयलर चाहिए उस बॉयलर को हम बहुत बढ़िया से देखेंगे कि बॉयलर को चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेस की जरूरत होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस को समझने के लिए, अरे प्रोसेस को अरे ओके, कोई बात नहीं, डिस्कार्ड कर दिया। अब थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ आप लोगों को कि ये जो हमने अभी बात किया कि थर्मल पावर प्लांट्स की बात करी, उस थर्मल पावर प्लांट्स में टरबाइन होता है, बॉयलर होता है, ऑल्टरनेटर होता है ना? आपके सामने मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो ये जो स्क्रीन है ये आपका एक पावर प्लांट का डीसीएस का स्क्रीन है। ठीक है, तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेशन में कौन बैठेगा? ऑपरेटर्स बैठेंगे। एक होगा टरबाइन ऑपरेटर और एक होगा बॉयलर ऑपरेटर। बॉयलर ऑपरेटर बॉयलर को चलाएगा, टरबाइन ऑपरेटर क्या करेगा? टरबाइन को चलाएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ इंजीनियर्स कंट्रोल रूम में बैठेंगे, जो कंट्रोल रूम से पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल रूम से ही होने वाला है। यहाँ पे जितने सारी चीजें आपके सामने है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल रूम इंजीनियर्स। ठीक है, तो वो डेस्क या फिर उसको हम लोग डेस्क इंजीनियर भी बोलते हैं। तो टरबाइन डेस्क का इंजीनियर है, वो बैठ के देखेगा कि मेरा टरबाइन कैसा चल रहा है भाई, उसमें क्या क्या पैरामीटर के, कितना पैरामीटर चल रहा है, कहाँ पे कौन सा मोटर को मेरे को चालू करना है, उसको बंद करना है, वो सारा चीज कहाँ से कंट्रोल करेगा? तो डेस्क से कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल रूम से। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड में जाके उसको घुमाएगा, है ना? और फील्ड में उसके सपोर्ट के लिए एक फील्ड ऑपरेटर रहेगा। सिमिलरली जो बॉयलर ऑपरेटर होगा वो बॉयलर को चलाएगा कहाँ से? कंट्रोल रूम से। यहाँ से ही वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है कि किसी भी मोटर को चालू करना है, बंद करना है, किसी भी वाल्व को खोलना है, बंद करना है ना, तो हम लोग कंप्यूटर से अपने डेस्क पे बैठ के पूरा प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो दो टाइप के ऑपरेशन, मैकेनिकल साइड से हमको दो टाइप के ऑपरेटर दिख रहे हैं, एक होगा टरबाइन ऑपरेटर, दूसरा होगा बॉयलर ऑपरेटर। और इनके अलावा मेंटेनेंस टीम चाहिए अपने को। मेंटेनेंस टीम क्या करेगी? एक होगा मैकेनिकल मेंटेनेंस टीम, जो मैकेनिकली हर एक चीज, रोटेटिंग चीजें हैं तो हर एक चीज में बियरिंग लगा हुआ है, ग्रीसिंग करना है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो सारा अलाइनमेंट करना वगैरह वगैरह, किसका काम? मैकेनिकल इंजीनियर का काम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होगा वो यहाँ पे इतने सारे मोटर लगे हुए हैं तो सबका पैनल बनाएगा, पैनल से उसको पावर सप्लाई देगा, तो सारी चीजें जो कंट्रोल हो रही है किसके, कैसे चल रहा है? वो इलेक्ट्रिकल से चल रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। अब बाकी बच गए ये जो
पेज बना हुआ है, डीसीएस है, पीएलसी है, जहां से हम लोग इसको पूरा पावर प्लांट को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके लिए अपने को कौन सा इंजीनियर चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर चाहिए, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो गया, वो सीएंडआई मतलब कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन पे काम करेगा। और ये सारी बातें जो यहाँ पे सेट पॉइंट कैसे बनाना है, कैसे रखना है, ये सारी जो पेजेस डिजाइन करना है इसको, वो सब इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर का काम होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये सारे जो यहाँ पे देखो, कोई भी एक पंप होगा, उस पंप को चलाना है, बंद करना है, तो देखने में आसान है, चलो ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये पंप चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो पंप चालू होगा ना, उसके लिए उसका एक पैनल बनेगा, इलेक्ट्रिकल पैनल बनेगा। उस पैनल में बहुत सारी चीजें हमको लगानी है, वहां से कुछ वायर्स खींचने हैं, खींच के फिर पीएलसी में देना है। और पीएलसी के साथ इस कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, इसको बोला जाता है स्काडा। तो स्काडा में कैसे डिजाइन करेंगे, ये ग्राफिकल डिजाइन कैसे दिख रहा है अपने को, वो सारी बातें अपने को सीखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि काम वही रहता है। अभी ऑपरेशन वाला क्या करेगा, मैकेनिकल का है तो वो बैठ के चलाएगा, कुछ दिक्कत आई तो वो चिल्लाएगा कि भाई मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा है। अब बोल दिया मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो वो अपना एक्शन लेगा कि मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, बंद करना है तो बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिकल वाला दौड़ेगा कि भाई मोटर चालू नहीं हो रहा है, कहीं इसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, तो वो देखेगा। इंस्ट्रूमेंट वाला ये देखेगा कि डीसीएस यहाँ से जब सिग्नल हम दे रहे हैं ना, स्टार्ट, तो वो स्टार्ट कमांड फील्ड तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंचता है, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस पूरे जो सेशन होंगे उसमें ये सारी बातें हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। एक दिन का काम है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं कि अलार्म आएगा, ट्रिप करेगा, बहुत सारी बातें हमको सीखनी है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सीखेंगे, ठीक है? क्या आज का जो मेरा लेक्चर था वो क्लियर हुआ कि भाई पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, पावर जनरेशन कैसे होता है, क्या आप सबको समझ में आया? यस सर, आया। बहुत बढ़िया से इस चीज को। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर विंड टर्बाइन और विंड मिल में कुछ डिफरेंस है क्या सर? विंड में हम बाद में आते हैं, पहले हम लोग स्टीम टरबाइन ये सारी बातें करते हैं, ठीक है? बताऊंगा मैं डिटेल्स में, इसको भी बताएंगे, विंड का भी थोड़ा सा बताएंगे, गैस टरबाइन के बारे में भी बताएंगे कि कैसा होता है, ठीक है? अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि पावर प्लांट फेमिलियराइजेशन, आज का जो लेक्चर था मेरा, उसको मेरे को बताओ, इसमें बताओ कि क्या ये बात समझ में आई कि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार फिर से समराइज करके खत्म करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा कि भाई पावर प्लांट क्या होता है, एक इंडस्ट्री है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट कोई पूछेगा तो हम अभी बता सकते हैं कि या तो कैप्टिव में होगा या फिर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट होगा, बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। तो हाइड्रो, थर्मल, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, इस टाइप से हम पावर प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रो, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, ये सारे मेरे रिन्यूएबल सोर्स में पड़ते हैं। थर्मल में अगर फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, कोई तेल यूज कर रहे हैं, तो फिर वो नॉन रिन्यूएबल होगा। लेकिन अगर हम बायोमास यूज करते हैं, बैगेज फायर्ड यूज करते हैं, जियोथर्मल यूज करते हैं, तो फिर वो सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद हमने कुछ पावर प्लांट्स के डिपार्टमेंट के बारे में जाना कि भाई कोयला देखना है, पानी देखना है, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, जनरेटर होता है। फिर उसके थोड़ा सा डिटेल्स में गए तो हमने देखा कि जनरेशन प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो जनरेटर से होता है, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटर बोलते हैं एसी बनाने के लिए। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि कोई भी कोयल हो, उस कोयल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कुछ लिंक है और वो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है या तो समय में या फिर स्पेस में, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उस कोयल में। और हमको पता है किसी भी कोयल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है और सर्किट अगर क्लोज होता है तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो जैसे जितना स्पीड में हमारा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब हमारा सवाल यह था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे कैसे, तो हमको चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड और एक कोयल। मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने निकले, मैग्नेट को ढूंढे तो हमने देखा नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट होता है लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला कोई पूछे तो बताता है Fe3O4 है भाई। उसके अलावा हमको चाहिए आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये इसलिए चाहिए क्योंकि नेचुरल मैग्नेट हम टरबाइन जनरेटर में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होगा, बल्कि होगा, वेटी होगा, उसका फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता रहेगा, इसीलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम यूज करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने का तरीका क्या है? किसी भी मैग्नेट के ऊपर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दो तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बना देगा आपको। लेकिन हम हमारा पर्पस यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो सेम खेला हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट से। तो हमको चाहिए टेम्पोररी मैग्नेट, और वो बनाएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको मिला ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से, कि ओर्स्टेड साहब ने हमको दिखाया था कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब हमको समझ में आ गया अपने को क्या करना है। हम दो कॉइल लेंगे, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे करंट पास करके, और दूसरे में हम वोल्टेज जनरेट करेंगे उस फील्ड को घुमा के। सवाल यह था कि हम कब स्टेटर में फील्ड लगाए कि रोटर में फील्ड लगाए, मतलब मैग्नेट को घुमाए कि आर्मेचर को घुमाए। तो हमने देखा कि भाई डीसी जनरेटर में हम क्या करेंगे, फील्ड को स्टैटिक रखेंगे और आर्मेचर को घुमा देंगे, उससे कम्यूटेशन में आसानी होगी, या फिर कम्यूटेशन पॉसिबल होगा, आसानी नहीं पॉसिबल होगा तभी जब मेरा आर्मेचर घूमेगा। और एसी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक आर्मेचर। जब हमको यह पता चल गया कि हम स्टैटिक आर्मेचर रख रहे हैं और रोटेटिंग फील्ड रख रहे हैं, तो फील्ड बनाने के लिए अपने को चाहिए एक्साइटेशन वोल्टेज। तो हमने एक एक्साइटर लगाया और उसको स्विच ऑन कर दिया, तो देखा डीसी करंट पास हो रहा है, तो एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बन गई भाई। लेकिन फील्ड बनने के बाद भी ना मेरे स्टेटर का जो कॉइल है उसमें वोल्टेज आया नहीं। तो क्यों नहीं आया वोल्टेज? इसलिए क्योंकि फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया बट फील्ड चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज करने के लिए अपने को रोटर को पकड़ के घुमाना पड़ेगा। अब जब रोटर को घुमाने की बात आई तो दिमाग में आया कि क्या हम मोटर लगा दें? मोटर से भी घुमा सकते हैं, बट मोटर खुद इलेक्ट्रिसिटी खा जाएगा। तो क्या करें भाई? हमने देखा हमारे पास और एक डिवाइस है जो घुमाने का काम करता है, और वो है टरबाइन। तो टरबाइन लगा के ना हम ऑल्टरनेटर के रोटर को घुमा सकते हैं। अब दिमाग में ये आया कि घुमा तो देंगे, लेकिन कितने स्पीड में घुमाए इसको? तो एक फॉर्मूला मिला मुझको कि F इज इक्वल टू 120 F/P, कि जितना पोल का मेरा ऑल्टरनेटर होगा ना उसके बेसिस पे मैं स्पीड डिसाइड करूंगा। कि अगर पोल मेरा 2 पोल है तो स्पीड 3000 रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चाहिए। उसी बेसिस पे 4 पोल का 1500, 6 पोल का 1000 और 12 पोल का 500 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा मुझको। अब एक्साइटेशन वोल्टेज लगा के मैं स्विच ऑन कर दूं और फिर टरबाइन के मदद से मैं अगर इस जनरेटर को घुमा दूं ना, तो मेरा काम बन जाएगा, 11 केवी का वोल्टेज मुझको मिलेगा। तो टरबाइन को देखे हमने कि टरबाइन होता है स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन।
और ये स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन और गैस टरबाइन जो है वो डिपेंड करता है कि उसका वर्किंग फ्लूइड क्या है। उसके हिसाब से अलग अलग मटेरियल होता है, मटेरियल का ब्लेड होता है। पानी वाला अलग होगा, स्टीम वाला अलग होगा, गैस वाला अलग होगा। और हमने देखा कि हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो स्टीम टरबाइन पे कंफाइन करेंगे। फिर हमने थोड़ा सा एक स्काडा का जायजा लिया कि कंट्रोल रूम से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं हमारा पूरा प्लांट को। और वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं नसीम मजुमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन, having 18 years of experience in technical field and also in education field. I was ex-assistant general manager in Insol Power Private Limited. स्टार्ट किया था मैंने अपना जर्नी डीएलएफ पावर से एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, और आज ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन में चीफ ट्रेनर या सीनियर फैकल्टी बोल लो। My area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant operation and maintenance, turbine and boiler. आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो एनी टाइम। आपको सिर्फ क्या करना है, आप व्हाट्सएप करो, चैट बॉक्स में अपना एप्लीकेशन में है, चैट बॉक्स पे जाके मैसेज डाल दो, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करो। और एक डेडिकेटेड ईमेल जीमेल अकाउंट है ontoquery@gmail.com। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड सवाल होता है ना तो इस मेल पे मेल कर देना और व्हाट्सएप कर देना, बेटर होता है क्योंकि मेल हमेशा मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। तो व्हाट्सएप करोगे जवाब मिलेगा। ओके एवरीवन, Okay, sir. Okay, sir. चलो गुड नाइट, बाय बाय। Good night, sir.